एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सच तो यह है कि इतनी धूप में इतनी परेशानी में आने दिए, उनको आने दीजिए, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ यहाँ आ जाओ। इतनी परेशानियों में, धूप में, चिलचिलाती गर्मी में भी आप आ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कम बड़ी बात नहीं है कि कोई प्रोग्राम करे और कोई बोले और उसको सुनने के लिए भी आप तमाम सारे लोग मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आयुष्मान। बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है। और तुम्हारा? हाँ, बच्चे तो गर्मी के दादा होते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मेहमान मौजूद हैं जो आज बातचीत के सिलसिले को हम जोड़ें उससे पहले कहने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अनपढ़ता को दूर भगाओ, शिक्षा को तुम पास बुलाओ रे, कर दो 9 2 11 लगाओ मिलके नारा, कर दो 9 2 11 लगाओ मिलके नारा। अनपढ़ता को दूर भगाओ, शिक्षा को तुम पास बुलाओ रे, कर दो 9 2 11 लगाओ मिलके नारा, कर दो 9 2 11 लगाओ मिलके नारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है आज। तो बाल मजदूरी निषेध दिवस है। आंकड़े कहते हैं 1 करोड़ बच्चे काम में लगे हुए हैं। जी राकेश जी, ठीक है, दुरुस्त है। 1 करोड़ बच्चे और बाल मजदूर जो कि कामों में लगे हैं। और आसपास, हाँ देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, दूर कहाँ जाना। हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाँ जी, गुब्बारे वाला है, गुब्बारे वाला है। जी, मुझे मालूम है गुब्बारे वाला है। और उससे बात गुब्बारे वाले से ज्यादा बड़ी बात यह है कि हाथ में जो कुछ लपटा रहता है, जिसको कि हम रोज देखते हैं, और जो हाथ बार बार यहां तक जाता है, नशे। जी 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 जी, सब जानते हैं। वो बहुत दुखद है स्थितियां। तो आज बाल मजदूरी निषेध दिवस है। राकेश जी खास तौर से आज आए। राकेश जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, लेकिन मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं, कहते हैं कि आपका आज का टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है? आपने बहुत अच्छी जगह बना लिया जी। नहीं, जगह हम देते नहीं, और आपने ऐसी जगह बनाई है कि पेड़ तो वैसे ही खत्म हो जाने हैं, बचना तो कुछ है ही नहीं। तो चाहे विश्व पर्यावरण दिवस बना लीजिए, चाहे कुछ बना लीजिए, सुख वैसे ही गया है। देखते हैं। तो लोगों ने कहा कि आज आपका टॉपिक क्या है, तो मैंने कहा कि 23 तारीख के बाद से क्या टॉपिक है ये आप ही जाने, क्योंकि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। आज का मुद्दा, आज के समय और आज के वक्त में जो तमाम सारे लोग हैं वो एक ही बात सुनना चाहते हैं कि साहब कैसे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। हर आदमी की इच्छा ये है जानने की कि कैसे काम हो रहा है। और वो तमाम सारे मुद्दे खत्म नहीं हुए थे, वो वैसे ही पड़े हैं। उन मुद्दों को लेकर हम कितना सचेत हैं, सरकार क्या करने जा रही है और सरकार कितना कर रही है, ये देखने के लिए। तो हमारा जो मुद्दा है, पिछले यानी कहना चाहिए ऑलमोस्ट एक महीना हो रहा है, वो मुद्दा यही है कि नया भारत, नया निर्माण कैसे किया जाए, और इस पर तमाम सारी बातचीत। लेकिन वो बात अधूरी है जब तक बाल मजदूर हैं और बाल मजदूरी है। ये तो एक पहलू है, वो बहुत महत्वपूर्ण। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम मोहम्मद मनन अंसारी है। मोहम्मद मनन अंसारी, क्या काम करते थे आप? मैं जब 6 साल का था तो मैं माइका माइंस में काम करता था। माइका माइंस जी हाँ। फिर मुझे वहाँ से बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता, जो एक्टिविस्ट हैं, जो गांव में काम करते हैं, मुझे वहाँ से रेस्क्यू कराया और फिर मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके गए, बाल आश्रम में। हाँ। जो कि बीबीए के द्वारा ही चलाया जाता है, 1998 से स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ से अपना 12th पास किया और फिर मैं। आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रहे हैं। बाल मजदूर थे और माइका चुनते थे। और जगह बिहार या झारखंड? झारखंड में। क्या नाम बताया आपने? मनन अंसारी। मनन अंसारी के लिए पहले समाज की तरफ से जो हो सकता है, तमाम सारे लोग, और ऐसे मनन के लिए जो तमाम सारे गांव में जहां भी हैं उनके लिए। आप क्या थे साहब? मेरा नाम, आप सारे लोग बाल मजदूर? हाँ, मैं बाल मजदूर हूँ। मैं 4 पीढ़ी से आजाद हुआ हूँ। हमारी 4 पीढ़ी बंधुआ मजदूर थे और श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने 1999 में आजाद करवाए हमें। 4 पीढ़ियां मजदूर, बाल मजदूर। हाँ,
दादा हमारे बाबूजी के दादा से दादा थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना बिहार से हैं। जी, और आप बाबू? मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ से? लखीमपुर जिला। लखीमपुर, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती। तो आप लखीमपुर जी। तो आप वहाँ से? मैं एक सरदार के यहाँ काम करता था, तो एक दिन भाई साहब के कार्यकर्ता है और एक नुक्कड़ बड़ी बेंच लेकर, हाँ। और भाई साहब के जो कार्यकर्ता है तो उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक से बताया और मुझे सदस्य के रूप में चुन लिया। तो मैं इस अब मुहिम को चला रहा हूँ और जितने भी ट्रैफिकल को हैं उनके लिए मैं। आप सारे लोग नाटक और ड्रामा करते हैं? जी। आपका नाम? सर मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ और मैं अभी मुक्ति कारवां अभियान में काम कर रहा हूँ। मुक्ति कारवां अभियान, ये एक नाट्य कर्मियों का एक दल बनाया है। वो कैंपिंग है जो पूरे भारत में गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताते हैं। प्लीज एक मिनट, मुझे मालूम है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। मालूम है दिक्कत क्या है मुझे? बाबूजी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपकी पीढ़ी बनती हुई नजर आएगी, आपको बिगड़ेगी नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने पे। मालूम है दिक्कत क्या है साहब? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पड़ोसी की सुनना नहीं चाहते, अपनी कहना चाहते हैं। बगल वाला जब कहता है तो हम कान में उंगली डाल लेते हैं। अरे उसके यहाँ की दिक्कत है, मेरे यहाँ की थोड़ी ना। मेरे घर में तो रोटी दाल आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है बाबूजी। और अगर हम ये थोड़ा सा धैर्य रखें ना तो चीजें बदल सकती हैं। क्यों नहीं बदलेंगी साहब? राकेश जी, मैं खड़ा करना चाहता हूं, बचपन बचाओ आंदोलन से हैं, कितने 1 करोड़ बाल मजदूर देश में जो 2011 का सेंसस हुआ और अभी 8-9 साल हो चुके हैं। हाँ। और तकरीबन 1 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और उतने ही अनुपात में अगर देखा जाए तो एक बच्चा जो एवरेज है वो 15 से 16 घंटे काम करता है। मतलब 2 वयस्क मजदूर का हक छीन के काम करता है और उसको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो आप जब आप कहते हैं कि 2 जो वयस्क मजदूर हैं उनका काम करता है एक बच्चा, हाँ, और तो हक छीनता है। हक छीनता है और 2 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है अगर एक बच्चा ढाबे से हटता है, किसी फैक्ट्री से हटता है, किसी कारखाने से, किसी घरेलू मजदूरी से हटता है और उसको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी दिल्ली में कम से कम 14,000 रुपए। आप सोचेंगे कि ये बाल मजदूरी पे बात हो रही है, अभी तो मेरा तो किस्सा आया ही नहीं, मेरी बातचीत तो आई नहीं। आपने पूछा था ना मुझसे कि करिए आपका टॉपिक क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, बात कहां से शुरू होती है। और बात अक्सर हमारे पत्रकार मित्र कहते हैं कि बात कहां से शुरू होती है, बात कहां तक पहुंच जाती है। क्या करें, ये भानुमति का कुनबा ही तो है। हर आदमी को अपनी बात कहनी है, हर बच्चे को अपनी बात कहनी है, हर शख्स को अपनी बात कहनी है। तो क्या करें साहब? और अगर वही डिबेट करनी है वो खांचे वाली, जो इसमें अंदर एक दरबे के अंदर एक, तो फिर करिए, फिर उसमें तो मुझे कोई कहना ही नहीं, कुछ नहीं कहना। हाँ, तो वही बहस सिलसिला यहाँ पे वही है कि सबकी बात है। आशीष जी आए हैं, कानपुर से आए हैं, मजदूर हैं, इंटक नेता हैं आशीष जी। मैंने जब यूपी का चुनाव कर रहा था तो मैंने आपके यहाँ लाल इमली के पास शो किया था और वादा किया था कि मैं दोबारा शो करूंगा, लेकिन वादे पे खरा नहीं उतर पाया। कानपुर में शो जरूर किया दो, लेकिन वहां तक नहीं आ पाया, लेकिन संपर्क में आप रहे। उन्होंने कहा, जो बात कही कि एक बच्चा जो है मजदूर, वो 2 वयस्क मजदूरों की नौकरी छीन लेता है। बहरहाल वो आंकड़ा है, कंपैरिजन है, वो तुलनात्मक अध्ययन है उनका। लेकिन आपकी समस्या जो है मैं चाहता हूं वो भी आप रखें आज। मैं कानपुर के लाल इमली वूलन मिल BIC के बारे में बताऊं कि 41 मजदूर वेतन न मिलने से, और आज की तारीख में जो 12 जून को खड़ा हूं, 23 महीने से मजदूरों को लाल इमली वूलन मिल के वेतन नहीं मिला है। आप कल्पना करिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, माँ बाप का इलाज नहीं कराया जा सकता, आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अब रोजगार की उम्मीद लगाए देश था। हम किसी सरकार की बात नहीं करते, किसी हुकूमत की, क्योंकि मजदूर जो मेहनत करता है वो अपने पेट के लिए करता है। मैं सिर्फ कानपुर की उन मिलों की बात कर रहा हूं जिसका की वादा है, जिसका की सवाल उठाना था, जिसका की संपर्क कपड़ा मंत्रालय से है। मैं वही बात सुनना चाहता हूं, बाकी कोई बात नहीं। कानपुर की ज्यादातर तो मिलें बंद हो गई। लाल इमली मिल में कानपुर में उत्पादन नहीं है, लेकिन साथ में मजदूर सुबह आता है और शाम तक बैठा रहता है। 23 महीने से वेतन नहीं मिला है, वेतन नहीं दिया गया है। वहीं पर अधिकारी 40 लाख रुपया 4 साल में यात्रा भत्ते के ऊपर खर्च कर चुके हैं, सूचना के अधिकार में लेके इनको दिया है। लूट हो रही है, जमीनों का मामला है
लाल इमली के पीछे, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं लोग अधिकारी, तो 25 अरब की जमीन, 25 अरब की कम से कम जमीन बीआईसी की कानपुर में है, जिसकी वजह से मजदूरों के सीने पे खंजर मारा जा रहा है और लाल इमली को बंद करने की साजिश की जा रही है। सवाल यह है कि कपड़ा बनता ही नहीं है। जब कपड़ा बनता ही नहीं है, मिलें बंद हो चुकी हैं, तो मजदूर कहां जाए? और यही सवाल है जिसको लेकर मैंने लाल इमली के, जब मैं यूपी का चुनाव कर रहा था, तो ये बात ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आपको जोड़ना चाहे जोड़ दीजिए। देखिए, अभी राकेश जी ने जो बताया कि 1 करोड़ बाल मजदूर जो हैं, अगर उनको रिप्लेस किया जाए, उनके कहने का जो मतलब था वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं जरा, कि 1 करोड़ बाल मजदूर जिनको की बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए, हाँ। उनको अगर रिप्लेस किया जाए नॉर्मल मजदूर के साथ, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और लेकिन आप 1 करोड़ बच्चों को पहले क्लासरूम मुहैया कराइए। हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूं, हाँ। कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हर स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाए गए, और बड़ी बड़ी संस्थाएं, कैलाश सत्यार्थी जी की भी संस्था काम कर रही है साहब बाल मजदूरी को रोकने के लिए। लेकिन इतने वर्षों में ना तो कोई सरकार की कोई भी कमीशन इसको रोक पाई। आज भी आप दिल्ली के चौराहों पे छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए भीख मांगते हुए, जिनके हाथ कटे हुए हैं। कैसे कटे तो आपको भी पता होगा, किसी के आंख नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा। ये भी कैसे होता है? एक अच्छा खासा राकेश जी, ये नेक्सस के तौर पे मैं छोटा सा सवाल, हालांकि बहस इस पर नहीं है, छोटा सा नेक्सस है, यह बड़ा सा एक जाल है। ये बच्चे लाए जाते हैं, भीख मंगवाए जाते हैं, ट्रैफिकिंग होती है, ये सारी चीजें सच कह रहे हैं। और इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर सरकार 100 दिन का कार्यक्रम बना रही है विकास के लिए, तो बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए भी बनाना चाहिए। 1 साल का भी ये सेंटेंस था जो कि बेंचमार्क है, और इसी सेंटेंस को बात पे मैं यहां तक आना चाह रहा था कि 100 दिन का अगर कार्यक्रम बन रहा है, 100 दिन का कार्यक्रम सरकार बना रही है कि हम तमाम विकास कार्यों को एक रूपरेखा देना चाहते हैं, तो इसमें बाल मजदूरी भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोगों ने जो काम किया है वो जितना सराहना की जाए उतना कम। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं। प्रिया चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इस्माइल साहब सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल साहब। DN श्रीवास्तव साहब RTI एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख कलीमुद्दीन अज़दी साहब अध्यक्ष कौमी एकता के तौर पर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष पांडे राष्ट्रीय मजदूर नेता, इंटक नेता हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, और सबसे पहला बात ये कि किसी ने कहा, किसी इदारे ने कहा, जनाब अली मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद, जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि चुनाव के बाद नफरत वाले अपराध बढ़ गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अकलियतों के हिसाब से ये बात उन्होंने कही है जी। ऐसा कहना जमात इस्लामी का गलत है। प्रधानमंत्री जब से हमारे इस देश में दोबारा सत्ता संभाली, कंट्रोल हुआ क्राइम, और जहां तक फिरका परस्ती की बात है वो भी कंट्रोल हुई है। लेकिन कुछ उनके वरिष्ठ नेता, साध्वी जैसी, जिन्होंने अभी हाल ही में अलीगढ़ के फिसाद को एक रंग दे दिया हिंदू मुसलमान का, जबकि कठुआ के अंदर जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने उसकी निंदा की थी, घोर निंदा की थी। आज भी हम घोर निंदा करते हैं बहैसियत मुसलमान के, कि उस शख्स को, जिन 4 लोगों ने ये घिनौनी हरकत किए, उस बच्ची को मौत के घाट उतारा, उसको फांसी देनी चाहिए, और फौरी तौर पर फांसी देनी चाहिए। इसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। घटना है, अपराध है, उसको एनक से नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है हिंदू है, केवल इसको देखना चाहिए ये व्यक्ति
गंदा है और इस गंदगी की सजा इसको मौत मिलनी चाहिए। अगर मौत मिल गई जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल बात आपकी सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मौलाना साहब की बात से मैं सहमत हूँ। थोड़ा मुझे लगा मौलाना साहब को कठुआ याद रहा, बहुत अच्छा होता अगर अलीगढ़ का भी जिक्र कर लेते। किया उन्होंने अलीगढ़, बोला पहले बोला हाँ मैंने कहा अलीगढ़ की बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसको फौरी तौर पर फांसी देनी चाहिए। उसका मजहब और उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसने जुर्म किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पहले ही उन्होंने अलीगढ़ का जिक्र किया, पहले अलीगढ़ का किया, उसके बाद अपराधी है, उसका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल साहब, निश्चित तौर से हिंदू मुसलमान की बात तो इसमें आती ही नहीं। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि दोनों घटनाओं में कुछ बवाल हुआ। हम ये मानते हैं कि दोनों घटनाओं के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जहां तक मुझे पता है कि आज आपका मुद्दा ये था, जो मोदी सरकार ने देश की अक़लियत के लिए, जैसा कि मौलाना साहब भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि कुछ मतलब एक संस्था ने चिंता जाहिर की है कि देश की अक़लियत के लिए जमीनी हकीकत पे काम नहीं हो रहा, शायद यही मुद्दा था ना। तो अभी कुछ ही दिन पहले या 1-2 दिन पहले ही आपको पता है, आप पत्रकार हैं, घोषणा हुई है 5 करोड़ मुसलमानों के लिए वजीफा, छात्र जो उनके हैं, इसके अलावा उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रशिक्षण टीचरों का, इसके अलावा IAS सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग। तो देखिए 2-3 बिंदु हैं। पहली बात, हम पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ हैं। मोदी जी निश्चित बात वो भी कह रहे हैं, अलीमुद्दीन साहब ने भी यही बात कही। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती जी। लेकिन हमारा मानना यह है, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। मोदी जी ने यही कहा है ना। हाँ जी। हम मानते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप तो ठीक है, एक हाथ में कुरान की क्या बात है? क्या हिंदू अपने एक हाथ में गीता लेकर घूमते हैं? मेरा मतलब यह है, जब तक धार्मिक शिक्षा पे महत्व कम नहीं होगा। कुरान से मतलब कुरान शरीफ ही नहीं था साहब, कुरान से मतलब कि आपका जो विश्वास है उस पर डटे रहिए और आधुनिकरण की तरफ बढ़िए। यही विरोधाभास है, यही विरोधाभास है। देखिए विरोधाभास तो है साहब, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये बात। चाहूंगा प्रतीक जी, देश का विभाजन जिन्ना ने कराया, चौधरी रहमत अली ने कराया, सर सैयद अहमद खान ने कराया, ये लंदन के पढ़े हुए लोग थे। ना पंडित जी ने कराया, ना सर सैयद अहमद ने कराया, ये नेहरू ने केवल और हमारे जिन्ना ने कराया। खुद इसको सराजी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने हिंदुस्तान में आए 1985 में। मैं देखिए, मैं बहुत सीधी बात है, मैं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे, अलीमुद्दीन साहब आपसे, मैं नहीं, मैं वहीं आ गया। मैं आप दोनों से दरखास्त करता हूं, एक मिनट प्लीज, मैं आप दोनों से दरखास्त करता हूं, नहीं बात पूरी होगी भी नहीं, ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल दूंगा, मौका दूंगा। 2019 में है, 47 पे बात नहीं करेंगे हम 2019 पर हैं। 2019 की बात करनी है तो करिए, 47 पे कोई बात नहीं होगी, 47 पे हम बात नहीं करने वाले जी। प्रसिद्ध इतिहासकार टॉइनबी ने क्या कहा है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इतिहास से मुंह मत मोड़िए। मेरा सिर्फ ये कहना है, शिक्षा का जिहादी तत्व से कोई संबंध नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम शिक्षा दे करके हम धार्मिक शिक्षा को दरकिनार कर देंगे तो ये गलती है, बस मेरा इतना कहना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, आप कंप्यूटर पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ कुरान पे भी उतना ही जोर देंगे, मदरसों पे भी उतना ही जोर देंगे, तो सुधार की गुंजाइश मुझे लगता है कम है। वो कहते हैं कि मदरसों में पहले मिड डे मील आप भी शुरू करिए, आप पे मिड डे मील नहीं देते हैं। शुरू होना चाहिए। हम तो कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए, आधुनिक शिक्षा संस्थान खोलिए ना, कौन मना कर रहा है? आप 5 करोड़ नहीं 6 करोड़ मुसलमानों को वजीफा दीजिए, हम साथ हैं आपके। ऐसा है प्रतीक जी, कई बार क्या होता है ना कि एक इमेज किसी का बना दिया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का लंबे समय से इस देश में एक इमेज बनाई गई कि बीजेपी RSS मुस्लिम विरोधी है, सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों का क्या हो जाएगा। तो जब आपका फोन आया उसके बाद आज हमने ऐसे पहले भी काम किया था। इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितने काम किए हैं सबकी एक सूची बनाई है मेहनत करके, उतना तो मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला कदम मनमोहन सिंह सरकार ने जुलाई 2006 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया था। बीजेपी ने उसका विरोध किया था। मैं निजी तौर पर उस मंत्रालय के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है अलग अलग, वो उसको ही ये काम करना चाहिए। तो यह था कि बीजेपी आएगी तो शायद ये मंत्रालय खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ और देश को बताना चाहता हूँ कि उसका पहला जो बजट था वो 113 करोड़ का मंत्रालय का बजट था। आपको मालूम है 18-19 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका मंत्रालय का बजट 4700 करोड़ किया, 4700 करोड़ किया। तो अगर मुस्लिम विरोधी ही हो तो मंत्रालय का बजट क्यों बढ़ाएगा? दूसरी बात अब आपको बता रहा हूं, जो ये कह रहे हैं ना, आपने पूछा मध्याह्न मील, वो योजना है,
लेकिन उस योजना में एक शर्त है कि मदरसा दोनों प्रकार की शिक्षा दें। 3T जो कहा जाता है ना, इसमें 3T का मतलब टॉयलेट, टिफिन और टीचर, ये है 3। उसमें यह है कि 1 लाख मदरसों में टॉयलेट की व्यवस्था सरकार ने की है पिछले सालों में, जो बाकी है हो रहा है। टीचर को प्रशिक्षण जो कल कर रहे थे, उनको अलग से 2 टीचर को हर मदरसा से लाके प्रशिक्षित करना कि थोड़ा आधुनिक शिक्षा भी दे सके। और जो मुख्य धारा में आएंगे उनको मध्याह्न भोजन, और कुछ स्कूलों में ये चल रहा है। कुल मिला के 20 योजनाएं हैं। 2-3 मैं बोल देता हूं छोटा छोटा। जो अभी कहा जा रहा था, जो स्कॉलरशिप की बात आ रही है, पहले से चल रही है। वो स्कॉलरशिप वो पहले से चल रही है, कोई नया नहीं है। 2 स्कॉलरशिप, उसमें केवल घोषणाएं बढ़ाई गई है। अभी मैं आपको इसके आंकड़े बता देता हूं कि कितना का आया है। लोगों को लग रहा है कुछ कम हुआ है। अरे सुनिए ना भाई, 2326 करोड़ रुपया मैट्रिक पास करने वाले को सरकार ने स्कॉलरशिप दिया है। आप बताइए, 5164 करोड़ रुपया मैट्रिक पूर्व, उसमें आधी लड़कियां शामिल है। और जो प्रीलिम्स कोचिंग कर जाते हैं, प्रीलिम्स पास करते हैं सिविल सर्विसेज में, उनके लिए 695 पर स्टूडेंट, करीब 5 लाख रुपया कोचिंग पर सरकार ने खर्च किया है। और भारत के इतिहास में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा मुसलमान IAS, IPS सिविल सर्विसेज में आए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक धारणा उल्टी बनाई गई कि सरकार कुछ करेगी ही नहीं। इसके अलावा जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है, वो तो अपनी जगह है। सवाल ये बड़ा ये था कि आखिर मुख्य धारा में मैं आ रहा हूं मुख्य धारा में दिखाई, आपको आई विल टेक योर पॉइंट। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा की बात तो हम करते हैं, आप देखिए कि माँ बाप को पढ़े लिखे लोग ज्यादा निकाल रहे हैं, अनपढ़ लोग नहीं निकाल रहे अपने घर से बाहर। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आज हमने कहा कि मोदी सरकार जो है नकली राष्ट्रवादी पार्टी है। क्यों है? कि हम एक बात कहते हैं कि आप देश में सारी भी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा कीजिए, चाहे वो शिक्षा मदरसे में दी जा रही हो, चाहे गुरुद्वारे में दी जा रही हो, चाहे मंदिर में दी जा रही हो, चाहे कहीं भी दी जा रही हो। अगर उस शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रवाद पहले नंबर पर हो, मानवता दूसरे नंबर पर हो, तो उस शिक्षा व्यवस्था को ओके कीजिए, अन्यथा उसे बंद कीजिए। उस ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हमें करना ही क्या है जिसके ऊपर आप ही उंगली उठाते हो कि जी मदरसे में आतंकवादी तैयार होते हैं। आप क्यों नहीं बदलते उस शिक्षा व्यवस्था को, जो वहां से इंसान बने, वहां से राष्ट्रवादी लोग पैदा होकर बाहर निकलकर तैयार होकर आए। तो शिक्षा के सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। किया जा सकता है ना, मदरसे को बंद कैसे करेंगे? मदरसे में कभी भी आतंकवाद को ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो पार्टीशन का टाइम भी था तो मदरसों ने ही जो है आज़ादी में हिस्सा लिया है मदरसे के लोगों ने। दूसरी बात ये कि मोदी जी की बात पे विश्वास करें या उन छोटे नेताओं की बात पे विश्वास करें जो अपने आप को चमकाने के लिए मीडिया में बोलते हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विश्वास। यही वजह है कि इस इलेक्शन में माइनॉरिटी ने 16% वोट दिया है और आगे जो स्टेट के इलेक्शन होने हैं उसमें भी माइनॉरिटी मन बना रही है। लेकिन इन बातों से दिल खट्टा होता है। दिल्ली में ही बता दो और कहीं का नहीं, दिल्ली में कौन सा ऐसा मदरसा है जहां आतंकवादी आज तक पकड़ गई है? देखिए प्रतीक जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान, जिनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, लंदन में पढ़े हुए थे। चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान का पहली लंदन में पढ़ा होना क्या, लंदन में पढ़ा होना कोई गुनाह है? समझिए मेरी बात का मतलब समझिए। उच्च शिक्षा से आप तरक्की करेंगे, आपके विचार खुलेंगे, ये बहुत भारी भूल है। ये बताइए, जिन्होंने सितंबर में न्यूयॉर्क में दोनों टावर गिराए थे वो बहुत पढ़े लिखे युवक थे, वो पायलट थे, पायलट थे। आप किस संगठन से आते हैं? संबंध किस संगठन से? अगर कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बनाया इंस्टीट्यूशन बनाया, माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन बनाएगा तो वो गलत हो गया क्या? कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा से जिहादी तत्व का कोई संबंध नहीं। इसका क्या संबंध है कि आप लंदन से पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे आके आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी तो गलत कर दिया क्या, गुनाह कर दिया? और आपको धार्मिक शिक्षा बंद करनी होगी हिंदुस्तान के अंदर, मदरसे बंद करने होंगे। आप कंप्यूटर पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, फ्री पढ़ाइए, हम साथ हैं। देखिए मदरसों की क्यों मुखालफत करते हैं? या गुरुकुल अपने RSS वाले बंद कर देंगे? यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए 200 साल पूरे मुसलमान मदरसे वालों ने लड़ाई लड़कर इस मुल्क को आजाद कराया है। तारीख गवाह है। ये चांदनी चौक और कनॉट प्लेस से लेकर और हमारे राजपथ तक जितने पेड़ है
सब पर मदरसों की लाशें तली गई हैं और उनको मारा गया है। केवल इसलिए मारा गया है कि उन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया और इस मुल्क को खुद देकर आज ये हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। जो ये कहता है कि मदरसों का कोई योगदान नहीं। और अगर कोई ये कहे कि लंदन गए थे उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी, तो लंदन में पढ़ा उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया, तो ये कौन सी बात है? तो ऐसे तो कई इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठ जाएंगे। इंजीनियरिंग पढ़ के भी आतंकवादी बने हैं, सिविल इंजीनियरिंग। तो इसका क्या तर्क है? इसका कौन सा तर्क है? ये कोई लॉजिक है क्या? तो गैर पढ़ा लिखा छोड़ दिया जाए? नहीं, तो गैर पढ़ा लिखा बना दिया जाए। दरअसल सवाल ये था कि बहस का ये हिस्सा जो था 47 से उलझा हुआ था, यानी 1947 से उलझा हुआ था। लोग कहते हैं कि इतिहास अनिर्णित जो है नहीं छोड़ा जा सकता या नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वो ठीक है, वो तर्क है, वो सही बात है। तो ये सवाल ये हो रहा था कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन गया कौन यहाँ रह गया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जो यहाँ रह गए यानी वो इशारा मुसलमानों पे करते हैं, तो क्या उनके ऊपर बेइंसाफी होगी, तो ये बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य धारा में आना है तो कैसे आना है, ये सवाल है। सवाल ये भी है तो सवाल ये किनारे कोने में भी खड़ा हुआ है। मंदसौर से आए हैं और आए हैं, क्या बात है। नाम क्या है आपका? लाल मेघवाल। लाल, क्या दिक्कत क्या है? मेरी जमीन दबा रखी 20 बीघा। कहाँ से आए हैं? मंदसौर जिले से। मंदसौर मध्य प्रदेश से? हाँ, मंदसौर जिला, तहसील बानपुरा, ग्राम पंचायत भेसूरा। 20 बीघा? 20 बीघा जमीन, 1 बीघा का 7 लाख रुपया था। तो कहते हैं आपकी तो जमीन कोई दबा ही नहीं सकता, ऐसे कानून है? हाँ, यही तो मैं इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। वो माता में कोई नहीं ले, काम कोई नहीं करे। जी, मुझे मालूम है। सवाल ये इधर कुछ है, सवाल इधर कुछ है, इधर तमाम सारे सवाल हैं। जी हाँ, जरूर। अब जम्मू कश्मीर में अब फिर हमला हो गया, 3 शहीद हो चुके हैं। मैं यही बात मोदी सरकार को बोलूंगा, 370 हटेगी कब हटेगी? हर वर्ग का, हर तबके का बच्चा उधर उसे शामिल है उस खूनी साजिश में। हर शहीद होता है, कब वो हटेगा? मोदी सरकार सुन नहीं रही, मुझे लग रहा है। कब हटेगा? या तो हमला करवाओ, आर पार की लड़ाई हो। ये शुभ के बार पाकिस्तान वाले करते हैं जो करते हैं, हम नहीं सहेंगे। हमें भी बेच दो शहीद होने के लिए। कहाँ से? मैं हिमाचल से हूँ। 370 कब हटेगी? सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर से, जो कह रहे हैं कि मदरसे को लेकर चैप्टर उठा रहे हैं, मैं इन्हीं के ही जो नेता हैं मिस्टर ओवैसी जी, वो किस तरह की भाषा यूज करते हैं, किस तरह का मैसेज देते हैं अपने मुस्लिम वर्ग को, मैं जरा इनसे ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप खुद बताइए मदरसों को लेके, ठीक है पिछली सरकारों ने काफी कुछ दिया है मदरसों में, काफी कुछ हुआ है, लेकिन जो चीज गलत दिखी जा रही है उसके फेवर में अगर मोदी सरकार कुछ कर रही है, और सेकेंडली वो सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने थर्ड एक चीज और जोड़ी है, सबका विश्वास। आप लोगों ने अगर 70 साल उन पे विश्वास करा है, अभी 5 साल बीते हैं, अभी 6 साल स्टार्ट हुआ है हमारा, कुछ तो पैशंस रखो। उन्होंने सोचा है तो सबके लिए सोचा है, इक्वल सोचा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो उस लड़की के साथ हुआ है, ट्विंकल के साथ, बहुत ही दर्दनाक हुआ है। और अब की बार मोदी जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब हम सारे जितने भी जिनको मतलब दर्द है, सबकी एक ही अपील है कि इस बार फांसी की सजा प्लीज करा दीजिए। इस बार इन जो ये दोषी हैं इनको आप फांसी पे लटकाइए, और आगे से जैसे हेलमेट पहनना एक जरूरी होता है, इसी तरह से हेलमेट हम पहनते हैं कि हमारा चालान ना हो जाए, इस डर से। इसी तरह से कोई रेप करेगा तो उसको डर रहेगा कि कहीं मेरे को फांसी ना हो जाए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस बार। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नवनीत शर्मा है। मैं नवनीत शर्मा दिल्ली से। जी सर, मैं आ रहा हूँ आराम से, वहाँ खड़ो जहाँ खड़े थे। सर, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि मैं अपने आप को आजाद तब मानूंगा जिस दिन मैं अपनी जमीन कश्मीर में खरीद लूंगा, उस दिन मैं अपने आप को आजाद मानूंगा, अदरवाइज मैं आजाद नहीं मानूंगा। मोदी जी से मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं कश्मीर में जमीन खरीदने लायक आने वाले 5 सालों में हो जाऊंगा। मैं अपने को आजाद तब मानूंगा जब कश्मीर में अपनी जमीन खरीद पाऊंगा, और अगर जमीन कश्मीर में नहीं खरीद पाता हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। क्या नाम है नौजवान? सर, इंद्रभान तिवारी नाम है। हाँ? इंद्रभान तिवारी। इंद्रभान तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? सर, सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर यूपी। जी जी जी। क्या नाम है आप लोगों का? मान्या। क्या सवाल है आपका? ओके, हाँ जी। एक देश में मुझे दुख होता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा किए जाते हैं, और मुझे काफी दुख होता है कि हिंदू और मुसलमानों को आप गलत उसमें देखते हो कि मुसलमान आतंकवादी। नहीं, मुसलमान और हिंदू एक समान है हमारी है। आप अलग देखते हो मुसलमानों को कि नहीं मुसलमानों के लिए कोई अच्छा ना हो। नहीं, मुसलमानों को भी इतना ही अधिकार है जितना हिंदू को है। मैं सभी धर्म को एक साथ लेकर चलता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसून है।
प्रसून साहब कहते हैं आप हिंदू मुसलमान को अलग करके क्यों देखते हो? ये मुल्क सबका है, बराबर का है, और जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। और जो सवाल, रुकिए, मुझे मालूम है आप हर सवाल के आपके पास तो मैं कहूंगा तो आप तो हाथ जरूर उठाएंगे मेरे हर सवाल पे। अरे मेरा नहीं है ये, इस नौजवान, एक मिनट, बहुत बढ़िया, उसी तरह बढ़िया ना बोलो, अच्छा बोलो और सच बोलो। सच्चाई है, बढ़िया जमाने के लिए ना बोलो। सच्चाई ये है कि जो तराजू की बात हो रही थी, उसी तराजू की सब्जी हम तुली हुई खाते, उसी की मुसलमान भाई खाते, उसी डेयरी का दूध हम पीते हैं, उसी का वो पीते हैं, पर एक तराजू और राजनीति का तराजू है, बीच में लटक जाता है ना, तो ये बांट देते हैं। बात तुमने गजब वाली कही है। तो ये तराजू जो है ना, ये राजनीति वाला, इसको तहा के कहीं रख लीजिए, और वो जो बांट है उसको कहीं हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे बहुत सीधी सी बात है। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, भाई मेरे भाई, ईमानदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बहस नहीं कराना चाहता, ना मेरी इच्छा है, बिल्कुल नहीं कराना चाहता। यहाँ पे हाँ 1 लाख मजदूर जहाँ पे भुखमरी पे बैठा हो, जिसके घर में 23 महीने से तनख्वाह ना आई हो, और वहां बात हो रही 1947 में क्या हुआ था, जिसके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कानपुर से है ना आप? नहीं, आपके पीछे वाले कानपुर वाले। मैं दिल्ली से हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ 808 किसान महाराष्ट्र में मर गए हैं इतनी गर्मी में जी, भूखमरी फैली हुई है। उनकी कोई नहीं सुन रहा। हिंदू मुसलमान हो रही है। किसानों का पेट भर दो सब मिलके, हिंदू और मुसलमान सबकी जय हो जाएगी। क्या बात है, किसानों की पेट भर दीजिए। सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है जी। ऑफ कोर्स मैं बीजेपी विल गेट द चांस। देखिए प्रतीक जी, जो ये बात हो रही है ना, वो नए नैरेटिव में कहीं ना कहीं खो जाती है। जैसे भी ये कहा कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। नहीं, वो प्रधानमंत्री की बात का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि वो तस्दीक करते। प्रधानमंत्री ने बहुत सकारात्मक बात कही है। आज बात ये नहीं है कि हमारे पास मदरसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर वो ऑलरेडी स्थापित है, उनका अस्तित्व है, तो बात ये है कि उन्हें किस तरह से आधुनिक बनाया जाए, और उसी का एक मसौदा तैयार किया गया है। लेकिन उस मसौदे में भी क्या बहस घुसा दी गई है, क्या नया एक शगुफा छोड़ दिया गया है। हमारे रामगढ़ में बैठे आजम खान जी ने, उन्होंने कह दिया है उसमें कि हमारे मदरसों से मतलब कट्टरवादी नहीं निकलते हैं, उनका हिंदू कट्टरवादी नहीं निकलते हैं। उन्होंने नाम लिया है, नहीं जनाब, उन्होंने कहा कि नाथूराम और साध्वी जैसा नाम लिया है। आप नहीं बोल पाई, मैंने बोल दिया। बोले वो आपके यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल वो नहीं निकलते हैं। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ, बात तो ये हो ही नहीं। देखिए एक बात बता दें, मैं बात बहुत साफ से कहता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आजम खान मुसलमानों के बहुत बड़े नेता नहीं है, और ना ही मैं उनको नेता मानता हूँ मुसलमानों का। हाँ जी, है आजम खान ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं है। हमारे नेता केवल मुस्लिम धार्मिक नेता हैं, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम से, जिनका ताल्लुक आले हजरत बरेली से। वो हमारे कायद हैं, वो लीडर है। और हमारा लेकिन अगर आजम खान एक बात कहते हैं कि नहीं, अगर वो एक बात कहते हैं कि वहाँ पे मिड डे मील होना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए, वो होना चाहिए। जो इंसाफ की बात है वो कहें, जो काम कहें। हम नहीं मानते, मिड डे मील नहीं मानते। नहीं, हमें मदरसों में किसी हुकूमत के पैसे की जरूरत है, न हम लेते न लेंगे। और जब देगी हुकूमत, हम उसका खंडन करेंगे। क्यों खंडन करेंगे? हमारा धर्म इसकी शिक्षा नहीं देता कि हम बाहर के पैसों से धार्मिक तालीम दें। केवल तालीम हमारे मुस्लिम। यहाँ पे एक पेश आके फंसता है, जब आप सरकारी पैसा लेते हैं, जब आप HRD का पैसा लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, तो फिर आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे सवाल आता है जी। अब बात यही हो रही है कि ये जो ठेकेदार बन जाते हैं ना, ये एक्चुअल जो चीजें होती है उन्हें जमीन तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। अब बात क्या हुई है कि मदरसों में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें ढंग से शिक्षित किया जाए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथमेटिक्स, साइंस, उन्हें सब कुछ आना चाहिए। इस तरह से उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती है, उनके लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे। जो आंकड़े में लेकर बैठी थी वो अवधेश जी ने ऑलरेडी गिना दिए हैं। तो ये जो काम किए जा रहे हैं, इन कामों को आप पहुंचाइए ना मुस्लिम भाइयों तक, उस निम्न तबके तक जिनको एक्चुअल में इनकी जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने।
ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है उसको वेलकम करते हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट को चाहिए जो वहाँ शिक्षक हैं उनको वही स्केल दे जो और स्कूलों में मिलता है, वहाँ का स्टैंडर्ड वो करे, ना कि पहले जो है मोदी देखिए, पर उसमें कुछ नियम लगते हैं। उसमें नियम ये लगते हैं कि अगर आपको उस कायदे में आना, नियमों में तो सबको आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये ना हम लेंगे ना हम उनके हिसाब से चलेंगे। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल, और कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि मुसलमान ने करा तो उसको गोली लगेगी। इस्लामिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रांट कमीशन से पैसा आता है, हमें उसको स्वीकार करते हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो भी पैसा देंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया मिलिया इस्लामी के लिए, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के लिए हमारे सड़कों पे हम प्रधानमंत्री का अधिकतर स्वागत और करेंगे अगर वो हमारी डिमांड मान ले। उसका देखिए, ऐसा है कि ये भी एक देश में गलत, ये जिन संस्थानों का नाम लिया है ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नहीं है, केवल इनका नाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है। वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ गांव में एक कहावत होता है कि बात सब करेंगे लेकिन खूंटा यही गाड़ेंगे। इनका ये कहना है कि हम मदरसों में हमारा हम जो है लेंगे नहीं, हमारा धर्म नहीं कहता है। यही एक समस्या है कि जब मेंटालिटी नहीं बदलेगी, मुख्य धारा में आने की यही मेंटालिटी है। मदरसों के रिफॉर्म, एक पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने मदरसों का रिफॉर्म किया। उसने कहा कि सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा, टीचर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसने किया। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना देना। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके कानून को नहीं मानते हैं। हम सऊदी अरब नहीं, आप उदाहरण भी दीजिए तो पाकिस्तान के ना दीजिए, आप पाकिस्तान उदाहरण दीजिए, यहीं के दीजिए। भारत में जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है, दुनिया के इस्लाम से यहाँ के धार्मिक मुल्ला एक अलग इस्लाम बताते हैं। ये सच है। एक मिनट, दुनिया का जो इस्लाम है वो अलग है। मैं आ रहा प्रतीक जी, देखिए 17 करोड़ मुसलमान देश में रहते हैं, आप उनको अलग करके एक अच्छा भारत बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। और आज जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो 17 करोड़ मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, रिफॉर्मेशन तो इसलिए होना जरूरी है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि आपको पता होगा, शायद जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ, 2017 में एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ इस देश में। सब करते, तुम खुद तो बोल लिए, अब दूसरे को बोलने नहीं दोगे। तुम बड़ी, क्या तो बड़े नेता हो गए हो तुम। प्रतीक जी, बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन 2017 में हुआ, जिसमें यह पता चला कि वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है और 1,20,000 करोड़ की संपत्ति 2017 में है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड में अगर रेगुलराइजेशन नहीं होता है तो उसमें पढ़ाई, शिक्षा, सब में प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, रेगुलराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि 118 मदरसे जो पेपर पे थे, हम ये नहीं कहते कि मदरसा में टीचर थे कि नहीं थे, जो पेपर पे थे, जिनको अरबों लाखों करोड़ों रुपए सपा सरकार ने दिया था, वो मदरसा एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए जो भारत सरकार का आज फैसला आया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टीज है उसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो मैं आता हूँ, मैं आपका ऑफकोर्स आता हूँ, महिला वाले मुद्दे पे आता हूँ, मैं आता हूँ सर आ रहा हूँ। चिंता संजय जी को बहुत ज्यादा है। सबसे पहले यही खड़े होते हैं जब विवाद आते हैं। मुझे लगता है वतन की, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि मुसलमान का विश्वास नरेंद्र मोदी जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो प्रश्न अलग है, लेकिन जैसे ये कह रहे स्वयं मुसलमानों को भी अपने अंदर जो मुस्लिम नेता बनकर जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जब तक इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक इनको नहीं बैठाएंगे, जो सांप्रदायिक बात करते हैं, जो विभाजन पैदा करते हैं और वो मुस्लिम नेता बनके, प्रतिनिधि बनके सरकार के बीच में आते हैं। इसमें एक कार्यक्रम है मुस्लिम महिलाओं के लीडरशिप विकसित करने का। 1,30,000 महिलाओं में लीडरशिप विकसित करने का ट्रेनिंग दिया गया है। अब ये जब महिलाएं खड़ी होती है तो आप जबरदस्ती कहते हैं तो बुर्का पहन के अंदर रहो, और सरकार कर रही है कि नहीं, इनको ट्रेनिंग देके हम मुस्लिम महिलाओं को भी आगे निकालेंगे। झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सुनिए, हमारे मजहब में सुनिए मेरी बात मैं चाचा मैं एक 40 सेकंड ले लूं। मेरा ये कहना है, बहुत अच्छी बात, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लीडरशिप जब तक नहीं डेवलप होगी बात बनेगी नहीं। और अरे अवधेश जी सुन तो लीजिए। और दूसरी बात कि जो बरगला रहे हैं जो नेता, उनके खिलाफ खड़े तभी होंगे जब आपकी अपनी लीडरशिप तैयार होंगे। बिल्कुल। लेकिन तीसरी बात,
बात बुर्का पहन के भी अच्छी कही जा सकती है। उसको मजबूर क्यों करेंगे आप? देखिए प्रतीक जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारा देके मैं भी ताली पिटवा सकता हूँ, लेकिन आपको रियलिटी में उतरना पड़ेगा। जी 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 जी। ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही क्यों टंगी हुई है? तो बोला तो उन्होंने पहला सेंटेंस, आप सुनते ही नहीं है। आप पूरा सेंटेंस, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुखालफत उनकी कीजिए जो गलत करते बरगलाते हैं। बरगलाना शब्द इस्तेमाल किया है। बरगला उतार दीजिए। नहीं, जिन्ना की तस्वीर छात्र संघ के वहाँ लगी हुई है। इनकी सरकार है प्रदेश में, इनकी सरकार है सेंटर में, इनका भी बीबीसी उतार के हटा दीजिए। यहाँ पे बहस। एक बात कहूंगा, जो ये जो छद्म राष्ट्रवाद है जिसमें देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत समझने की जरूरत है। पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर 200% टैक्स लगा दिया। मैं 15 रुपए किलो का सेंधा नमक खरीदता था, 35 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। आज जब पाकिस्तान के रास्ते से मोदी जी को जाना था विश्व एक सम्मेलन में, तो जो रास्ता हमें मिला हुआ था उससे 8 घंटे का टाइम लगता मोदी जी को, लेकिन पाकिस्तान से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि हमें इस रास्ते से जाने दो, 4 घंटे का टाइम लगेगा। देखिए राष्ट्र के नाम पर कोई भी नहीं, देखिए राष्ट्र के विषय में चिंतन करना ही पड़ेगा। 4 घंटे लेट नहीं होना चाहते। इनकी बात पे बता दूं कि अच्छा ही तो है हमने एयरप्लेन फ्यूल बचा लिया, और क्या चाहिए आपको? बात करें राष्ट्र को बेच दो, बेच क्या दिया इसमें? अरे छोड़ो ना, अरे इंटरनेशनल संधियां होती है, आपकी समझ से जब अरे गुरु जी वही खड़े हुई है पहले। राष्ट्रवाद का मतलब यह है राष्ट्रवाद कभी छद्म हो ही नहीं सकता। राष्ट्रवाद होता है, और जो राष्ट्रवादी होगा वो कभी भी कोई झूठा प्रचार नहीं करेगा। उसकी बात में सच्चाई होगी, राष्ट्र की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कौशिक जी, आप तो उस विचारधारा के हैं जहां पे बर्फ पिघलाई जाती है। तो अगर बर्फ पिघल रही है इधर भी और उधर भी, तो आप क्यों में फ्रीजर लेके जुटे हुए हैं कि बर्फ जमाओ और जमाओ? अरे गुरुजी, अगर कबूतर छोड़ने से शांति बनती है, हाथ मिलाने से शांति होती है, तो करना चाहिए। ये तो प्रतीक जी वही बात हो गई कि टाइम में एक नेगेटिव आर्टिकल आ गया तो छाती पीट के सबको बता दिया, लेकिन मोदी जी को 7 इंटरनेशनल प्राइज मिले, उसके बारे में किसी ने मैं ऑफकोर्स मैं जानता हूँ ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं आपकी बात ले लूंगा उसके बाद। प्लीज 2 मिनट की बात, हिंदू मुस्लिम की बात बहुत हो गई, पेट की आग की मजदूरों की रोजगार की बात 2 मिनट में सुन लीजिए। और आप ये समझ लीजिए, इस देश के रोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर सहित सब जगह हैं, वहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ट्रेड अप्रेंटिस करके 50,000 नौजवान बैठे हुए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। मृतक आश्रित हैं जो उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। और भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता कैलेंडर में टंगी हुई कोई मूर्ति नहीं होती। भारत माता में मजदूर होते हैं, भारत माता में बहनें होती हैं, नौजवान होते हैं, तब भारत माता होती है। देखिए मैं पांडे आशीष जी देखिए आशीष जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक आप मजदूर की बात करेंगे मैं ये माइक हटाऊंगा नहीं, मजदूर की ही बात हट जाऊंगा, मैं हटाऊंगा नहीं। लेकिन जहां पे इंटक नेता समझ में आएंगे मुझे दिक्कत होगी और मैं आपको मारूंगा। आप मजदूर की बात करिए, माइक नहीं हटेगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कक्षा 10 पास, जिन्होंने 3 साल ट्रेनिंग करी ट्रेड अप्रेंटिस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में, बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते रेगुलर, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। 50,000 की संख्या है उन नौजवानों। ऑफकोर्स इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। और बहस बेईमानी है, और सारी बहस मौलाना बेईमानी है, कोई उसमें सार नहीं है। बड़े अच्छे लोग हैं ये सारे लोग, सब समझते हैं। मुझे मालूम है आपको मेट्रो पे बोलना है, बाबूजी आपको मेट्रो पे बोलना है, आपको सुराही पे बोलना है, तुम्हें कहाँ पे बोलना है? मुझे किसी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक दे, सब पे बोल लेती हूं। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा अच्छा नहीं होता। मुझे ऑफकोर्स दिल्ली के लिए बोलना है। दिल्ली के लिए बोलना है। बहन आपको काहे पे बोलना है? मुझे अपने देश के लिए बोलना। क्या बात है जी, क्या नाम हो गया आपका बहन? मेरा नाम रिजवाना है। हाँ रिजवाना बोलिए। मैं मुजफ्फरनगर से एक छोटे से शहर से आई हूँ। हाँ जी। और मेरी दिली तमन्ना थी आपसे मिलने की, क्योंकि मेरी नजर में आप ही देश के सबसे बड़े हीरो हैं। क्योंकि आप जिस तरह से संकुचित विचारधारा वालों को चुप करते हैं अपने बात से, मैं वो बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और दिल को छू जाती है। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो यह है कि जैसे ये कंक्रीट के पत्थर बन रहे हैं, ये जो कंक्रीट का जंगल बना जा रहा है,
और इसमें जमीन हमारी खत्म हो ही जा रही है, क्योंकि जमीन तो एक निश्चित मात्रा में है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। दूसरा ये गायें हैं हमारी, क्योंकि जिनके लिए, क्योंकि अगर हम जंगल ही नहीं रहेगा तो इन गायें कहाँ से आएंगी, और गायें नहीं रहेंगी तो बहन नाम क्या बताया? रिजवाना। रिजवाना बहन, मेरा एक थोड़ी गुजारिश है, आज आप क्या आज चली जाएंगी वापस मुजफ्फरपुर? नहीं, मैं अपनी बेटियों का पेपर दिलवाना आई थी जामिया में। कल अगर बेहतर हो तो कल मेरे शो में आए, और वो जो सामने वाला जो कुर्सी है ना उस पे बैठे मेरे। क्या बात है, आप आ जाओ थोड़ी बहन, 2 मिनट आ जाओ बहन, आ जाओ बहन, आ जाओ। उन्होंने कहा कि इसको तवज्जो दीजिए, कौशिक साहब जगह दीजिए, बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए बोलना चाहती हूँ, और दूसरी बात, 2 बातें उन्होंने कही बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं आप, और उसमें कहीं कोई जगह तो है नहीं, और ये कंक्रीट के जंगल बनाएंगे तो खेती के लिए जमीन तो बची नहीं। और दूसरी बात कही इन्होंने, बोले ये जो गाय गोरू जमीन पे, जो गाय गोरू है जो सड़क पे घूमती रहती है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। और मेरे पास आज किसी ने SMS भेजा था कि साहब मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, कुछ तकलीफें हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कल जरूर आएं, और बहन कल आप जरूर तशरीफ लाएं, जरूर तशरीफ लाएं। मुझे मालूम है कि आपको कुछ मेट्रो पे बोलना है, कल बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, आज आंधी आ गई। 1 मिनट, बस 1 मिनट ले लेते हैं। दिल्ली मेट्रो पूरे भारत की ऐसी मेट्रो है जो उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आती है। पूरे भारत में जहां भी मेट्रो चलती है, बंबई में चलती है। उसका क्या फायदा है? उसका फायदा है कि अगर आपको कोई भी परेशानी साहब यहाँ पे मेट्रो सवाल है, आपको वो पड़ी है उपभोक्ता, आपका अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपको उसमें शौचालय की सुविधा मिलेगी, आपको उसमें पानी फ्री मिलेगा, और अगर कोई भी परेशानी आती है मेट्रो में तो उसमें आपको उसका हर्जाना मिलेगा। तो लेकिन जयपुर में है, जयपुर में है, जयपुर में है मेरे पास, लखनऊ में है, लखनऊ में है, और बंबई में है, और कलकत्ता में है, सबका मेरे पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? अब ये यहाँ पे इनकी दादागिरी है। दिल्ली मेट्रो 2015 में उन्होंने कहा कि मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी, और फिर 2018 में कहा कि नहीं आएगी, और अभी हम इसको शुक्रवार को एक यहाँ से यात्रा निकाल लेंगे, यहाँ से उपभोक्ता। आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, और आपका संघर्ष यथार्थ पर पहुँचे। आपको सुराही में बोलना है, सुराही के ऊपर नहीं सर, मुझे शिक्षा पर बोलना है। अच्छा तो एक काम करिए, मन की बात तो वो तो शुरू होने वाली है, जून में मन की बात शुरू होने वाली है। आंधी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे मालूम है कि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज धूप है। तो आप द्वारा दिल्ली में सवाल है।